Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your third lecture of atomic structure for class 11th. So in this lecture we will understand atomic models. So after the discovery of electrons and protons, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी, द साइंटिस्ट्स स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अरेंजमेंट दीज पार्टिकल्स. साइंटिस्ट लोग क्या करने लगे, मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इसकी डिस्कवरी के बाद इसकी अरेंजमेंट देखने लगे. किसी एटम में कहाँ अरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ होगा प्रोटॉन, है ना. इसकी अरेंजमेंट को साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व करने लगे. आज की डेट में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से उसके क्या करता है, चक्कर लगाता है. ये हम आज जानते हैं, लेकिन जब ये स्टडी स्टार्ट हुई थी उस समय साइंटिस्ट लोगों को ये नहीं मालूम था. वो एक्सपेरिमेंट करते थे और अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को बताते थे. ठीक है ना. डिफरेंट मॉडल्स फॉर प्रपोज टू एक्सप्लेन. तो अलग अलग मॉडल क्या किया गया, प्रपोज किया गया, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए. ठीक है ना. तो और अलग अलग मॉडल हम लोगों को प्रपोज किया गया. चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जे थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करके एक तरीके से रिवोल्यूशन ला दिया, इस फील्ड में रिवोल्यूशन ला दिया. अब हर कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता था. जो भी बच्चा रिसर्चर्स था उस समय, जो भी स्टूडेंट रिसर्च कर रहे थे, वो अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक क्या बन गया, पैसन बन गया. तो सभी एक्सपेरिमेंट करने लगे, है ना, कि क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब जो है कैथोड रे में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है. तो कई लोगों ने इसका ऑब्जर्वेशन किया. तो मतलब जे थॉमसन ने इतना अच्छा काम किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, क्योंकि कि इनका क्या नाम दे दिया गया, हम लोगों मतलब लोगों ने क्या नाम दे दिया, सर जे थॉमसन. सर जे थॉमसन इनको दे करके बुलाने लगे. अब उसके बाद इनसे पूछा गया, अच्छा चलिए आपने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, ठीक है ना, और प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने खोज दिया. अब बताइए एटम का मॉडल कैसा होता है. ठीक है ना. तो वो शायद क्या कर रहे होंगे उस समय, कुछ सोच रहे होंगे या वाटरमेलन खा रहे होंगे, है ना. तो उसी पे ये आधारित है. जो मैं स्टोरी आगे समझाऊंगा इसको ध्यान में रखिएगा. वो हो सकता है वाटरमेलन खा रहे हों, या वो ये सोच रहे हों कि पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है ना. इस तरीके का कुछ उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा होगा. तब हम लोग देखेंगे थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम कैसा था. ठीक है. चलिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स इन एन एटम, द फर्स्ट सिंपल मॉडल वॉज प्रपोज बाई जे थॉमसन, नोन एज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है सबसे पहले प्रपोज किया किसने, सर जे थॉमसन ने. उन्होंने बताया कि एटम का मॉडल कैसा होगा. क्यों बताया, क्योंकि उनसे लोगों ने उम्मीद लगाई, उनसे लोग पूछें कि भाई इतना बड़ा काम किया, इतना मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन आप ढूंढे हैं, तो भाई अब एटम का मॉडल भी बता दीजिए कि एटम का मॉडल कैसा होगा, कहाँ होंगे प्रोटॉन, कहाँ होंगे न्यूट्रॉन, कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना. तो थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम हम लोग पहले देखते हैं. जे थॉमसन proposed that an atom consists of a uniform sphere in which positively charged in positive charge is uniformly distributed. उन्होंने कहा कि एटम एक क्या है, एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into it in such a way as to give the model most stable इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट. इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके अंदर धंसे हुए हैं इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर, ठीक है ना, कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिल सके. मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में सबसे ज़्यादा स्टेबल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंदर रहेंगे, है ना. चलिए, पॉजिटिव तो पूरा चारों तरफ फैला है इस स्फीयर में और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, ठीक है ना, धंसा हुआ है. चलिए, the radius of the sphere is of the order of 10 to the power minus 10 मीटर. जो इसका रेडियस होगा इस स्फीयर का, वो 10 to the power minus 10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा. विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एटम. अरे भाई यही तो साइज ऑफ एटम वो बताना चाह रहे हैं. ठीक है. जब रेडियस निकल गया तो हम साइज ऑफ एटम भी निकाल लेते हैं, है ना. दिस मॉडल वॉज मच लाइक पुडिंग और केक ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रेजिन्स या इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड इनटू इट. मतलब ये थोड़ा सा किससे मिल रहा है, रेजन्स से मिल रहा है ना, इसका मॉडल जो है. ठीक है. जिसमें मतलब क्या है मतलब पुडिंग की तरह मिल रहा है, जिसमें रेजन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है. रेजन्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन होना, और मतलब एम्बेडेड मतलब उसके अंदर धंसे होना. ठीक है ना. तो पुडिंग मतलब एक फल टाइप का होता है, जैसे वाटरमेलन होता है वैसे ही पुडिंग भी होता है. ठीक है. तो उनका जो बताया वो मॉडल है वो किसी पुडिंग की तरह
मिल रहा था, है ना। देयरफॉर दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज रेजिन्स पुडिंग मॉडल। इसको और क्या बोला जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। दिस मॉडल वाज आल्सो कंपेयर्ड विद वाटरमेलन, इसको वाटरमेलन से भी बताया गया, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा मॉडल क्यों दिया, क्योंकि उनका कहना था, जब इनसे पूछा गया रदरफोर्ड से कि भाई सॉरी जब थॉमसन से पूछा गया कि भाई आप बताइए कि एटम का मॉडल कैसा है, तो शायद वो वाटरमेलन खा रहे हों या प्लम पुडिंग खा रहे हों, कुछ ऐसा, है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे जिस प्रकार ये प्लम पुडिंग या जो वाटरमेलन है गोल है, जिस प्रकार धरती गोल है ना, अर्थ गोल है, मून गोल है, सन गोल है, स्टार्स गोल है, पूरा यूनिवर्स गोल है, उसी तरीके से एटम भी गोल है ना। तो उनसे पूछा गया ठीक है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ क्या है, एटम के फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे हुए हैं, है ना। कुछ इस तरीके का रैंडम उन्होंने वो दे दिया, जो कि बहुत ही अब्रप्ट आंसर था। ऑल्दो इट वाज वेरी बैड मॉडल, है ना, लेकिन इसको कई सालों तक पढ़ाया गया, है ना, इसको कई सालों तक पढ़ाया गया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के वक्त तो बहुत मेहनत किया, लेकिन जब एटम का मॉडल पूछा गया तो उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने बस सोच करके अपना एक मॉडल दे दिया ऐसे ही रैंडम। दिस मॉडल वॉज ऑल्सो कंपेयर्ड विथ वाटरमेलन मॉडल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच सीड्स किसको कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को कह रहा है, आर एम्बेडेड, मतलब इसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज वाला स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। देयरफॉर दिस मॉडल इज गिवन डिफरेंट नेम सच एज रेजिन पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, इसको कई नाम से जानते हैं। और ये अब्रप्ट है, इसको बहुत ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये प्लम पुडिंग मॉडल जो है फ्लॉप हो गया था इनका। दिस मॉडल वॉज सून डिस्कार्डेड, इसको हटा दिया गया जल्दी ही। व्हेन रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर्स ऑब्जर्व्ड यूजुअल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द थिन मेटल फॉइल, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि भाई जो एटम होता है इस तरीके से सॉलिड मटेरियल नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है ना। उन्होंने क्या पाया कि ये बहुत ज़्यादा पार्ट तो खोखला है एटम का, बस यहाँ कहीं सेंटर पर मास वाला पार्ट है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था अपना रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ते हैं। In order to understand the arrangement of electrons and protons in an atom, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का किसी एटम में अरेंजमेंट देखने के लिए रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, कौन थे स्टूडेंट, हैंस एंड अर्नेस्ट, उनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। 1909 में किसके स्टूडेंट हुआ करते थे, रदरफोर्ड के। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसी को हम लोग देख रहे हैं। परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चलाई, ठीक है ना, नोन एज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको किस नाम से जाना जाता है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इन देयर एक्सपेरिमेंट्स दे बम्बार्डेड अ टारगेट ऑफ एटम बाई सब एटमिक प्रोजेक्टाइल्स, उन्होंने किसी एटम को टारगेट करके सब एटमिक प्रोजेक्टाइल से क्या किया, बम्बार्डिंग की। सब एटमिक प्रोजेक्टाइल में कैसे बम्बार्डिंग होती है, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया ना, उसको किसी मेटल पे बम्बार्ड करा देना, मतलब गिरा देना किसी मेथड से, उसी को क्या कह रहे हैं यहाँ पे सब एटमिक प्रोजेक्टाइल वाला क्या कर रहा है, बम्बार्डिंग कर रहा है। दीज प्रोजेक्टाइल कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स, ये प्रोजेक्टाइल कौन सा था, अल्फा पार्टिकल्स था। अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है, अल्फा पार्टिकल जैसे कोई हीलियम एटम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1836 और 1837 टाइम्स कम होता है, तो नेग्लिजिबल इन मास होता है इलेक्ट्रॉन को, आप निकाल दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो बाकी का पार्ट बच गया, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो पॉजिटिवली 2 हीलियम पॉजिटिव चार्ज जो बच गया ना, मतलब ऐसे समझिए ये हीलियम है, इसके पास 2 प्रोटॉन रहा होगा और 4 इसका मास रहा होगा। 4 मास क्यों रहता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे, 2 न्यूट्रॉन भी रहे होंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के साथ इसका मास कितना है, 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो क्या बचेगा, He2 पॉजिटिव, अभी भी इसके पास 2 प्रोटॉन है और 4 इसका मास है। बात समझ में आ रही, सिर्फ और सिर्फ हीलियम में से उठाइए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्या बचेगा, He2 प्लस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कहाँ से अल्फा पार्टिकल मिलता है, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिलता है। अल्फा पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस हैविंग चार्ज +2 एंड मास 4, बता दिए कि ये क्या है, हाई एनर्जी वाला क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन है। जो अल्फा पार्टिकल है वो हाईली एनर्जी वाला क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम का आयन है, जिसके पास +2 का चार्ज है और मास 4 है। दे बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑन अ पीस ऑफ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड और
सम अदर हैवी मेटल्स, उन्होंने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकल रहा है उसको किस पे बम्बार्ड कराया, उन्होंने गोल्ड की एक शीट ले ली, पतली फॉइल ले ली, उस पर बम्बार्ड कराया, है ना। और भी अदर हैवी मटेरियल पे भी उन्होंने कराया। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ पीस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम, क्या लिया गया, एक रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है जैसे रेडियम में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, इसको ले लिया, इसका एक पीस ले लिया, इज प्लेस्ड इन अ लेड ब्लॉक के यानी लेड बॉक्स के अंदर किसको रख दिया गया, पीस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। इसमें से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल सकता है। अभी क्या है, ये पैक्ड रहेगा। जैसे ही इसकी हम इस साइड को खोलेंगे तो ये सिर्फ इधर की तरफ जा सकता है सीधा, ठीक है। ये मतलब लेड का जो बॉक्स लेने का मतलब क्या है, लेड जो होता है हैवी मेटल होता है ना, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई और मेटल ले लेते तो हो सकता हो उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाते और किसी को हीट करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। चलिए, द ब्लॉक इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे विद स्लिट्स दैट ओनली अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल कुड एस्केप। ऐसा इसको अरेंज किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पतली सी बीम निकले इसमें से, है ना, अल्फा पार्टिकल्स की, बाकी कुछ और ना निकले, है ना। ये नहीं रहा कि इधर 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 निकले, सिर्फ पतली सी एकदम सामने की तरफ निकले, ठीक है। द बीम ऑफ लाइट हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल वर डायरेक्टेड एट अ थिन गोल्ड फॉइल। इसको किस तरफ डायरेक्ट करा दिया गया, ये देखिए ये गोल्ड की पतली सी फॉइल लिया गया, ये थोड़ी बड़ी रही होगी, ठीक है, ये गोल्ड की पतली सी फॉइल ले लिया गया। मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। यहाँ पहले ब्लॉक था, जैसे ही खोला ये किधर जा सकता है अल्फा पार्टिकल, सामने की तरफ, बीम ऑफ लाइट किधर जा सकती है, सामने की तरफ। अब यहाँ उन्होंने क्या लगा दिया, गोल्ड की पतली सी फॉइल लगा दी, है ना। अब इसमें से एटम निकलेगा, जाएगा, हिट करेगा। अब क्या होगा इसके साथ, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, या सीधे जाएगा, या लड़के ये रे वापस आएगी, यही हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है यही गोल्ड की फॉइल है, ठीक है। इसको सेट कर दिया गया, ये लेड का बॉक्स है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यहाँ से बीम निकल रही है जो, है ना। यहाँ पे एक पतला सा लेड का शील्ड इसलिए लगा दिया गया है ताकि अगर मान लीजिए ऐसे निकले तो यहाँ पे वो सीधी हो जाए लाइट, ठीक है ना। ये रे जो है अल्फा पार्टिकल जो है ये सीधा निकले, ठीक है। यहाँ पे छेद रहेगा, हल्का सा होल रहेगा। चलिए, द बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल वॉज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल, गोल्ड फॉइल, थिकनेस अबाउट 100 नैनोमीटर। इसकी मोटाई जो थी 100 नैनोमीटर थी, मतलब बहुत पतला, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर स्कैटरिंग, है ना, अ मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड इज प्लेस्ड अराउंड द फॉइल, गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल से जब स्कैटरिंग इस अल्फा रेस की हो जाएगी तो उसके बाद इसको डिटेक्ट करने के लिए अ मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन, एक मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन हमने सेट किया, कोटेड विथ जिंक सल्फाइड को कोटेड किया करते हुए। जिंक सल्फाइड को कोट करने से क्या होगा, जहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल पड़ेगा वहाँ ग्लो करेगा। इस प्लेस्ड अराउंड द गोल्ड फॉइल, इसके चारों, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, इस जिंक सल्फाइड कोटेड जो है स्क्रीन को लगा दिया। When alpha particle strikes the zinc sulfide screen, these produce flash of light। कहाँ, जहाँ पे भी ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर होने के बाद गिरेगा वहाँ पे लाइट चमक रही थी, ठीक है, फ्लैशिंग हो रही थी, ओके। फ्लैशेज ऑफ लाइट और सिंटिलेशन विच कैन बी डिटेक्टेड, है ना, देखा जा सकता था फ्लैश करते हुए। बाई एग्जामिनिंग डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द स्क्रीन इट वॉज पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन। अलग अलग पोर्शन को हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं कि कितनी बार यहाँ पे गिर रहा है, फ्लैशिंग हो रही है, कितनी बार यहाँ हो रही है। तो इससे हम लोग प्रोपोर्शन निकालें कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है या यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे उसके मुकाबले कितना हो रहा है। तो प्रोपोर्शन निकाल लिया गया कि लाइट रे जब, मतलब अल्फा पार्टिकल जब स्कैटर हो रहा है गोल्ड फाइल से, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब उसकी फ्लैश पड़ रही है। ओके, चलिए, proportion of the alpha particles which got deflected through various angles, है ना। The following observation were made from the
दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्या निकले, ऑब्जर्वेशंस निकल करके आए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99 इससे भी ज़्यादा 99% से भी ज़्यादा पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से हमने भेजा है, ठीक है, अब गोल्ड फॉइल से यहाँ पे मतलब जाने के बाद सीधी चली जा रही, ना ही इधर घूम रही ना ही इधर घूम रही। ये गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद यहाँ पे एटम कुछ होगा, उससे टकराने के बाद सीधा ही चला जा रहा है। और यहाँ पे हमने सर्कुलर स्क्रीन लगाई हुई है चारों तरफ से, ठीक है ना, डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपने कुछ और लगाया हुआ है, ठीक है, डिटेक्टर। अब ये स्क्रीन हमको कभी यहाँ चमकेगी, कभी यहाँ चमकेगी, कभी यहाँ चमकेगी। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, मतलब रदरफोर्ड ने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा लाइट जो अल्फा पार्टिकल है वो तो सीधा निकल गया, मतलब यहाँ चमका, ठीक है ना, यहाँ फ्लैश लाइट जली। इसका मतलब 99% जो अल्फा पार्टिकल वाली रे है, बीम ऑफ लाइट, वो तो सीधी चली जा रही है, अनडिविएटेड है, ठीक है। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। थोड़ा सा कुछ पार्टिकल ही है अल्फा पार्टिकल जो सीधे ना जा करके थोड़ा सा ऐसे घूम गया, है ना, स्कैटरिंग के बाद थोड़ा ऐसे घूम गया, है ना, कुछ ही, बहुत कम, 99% तो सीधे चलेगा, ठीक है। थर्ड, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके कौन कौन से कंक्लूजन दिए, देखिए। वेरी फ्यू, अबाउट 1 in 20,000, 2000 अल्फा पार्टिकल्स रेस जो बना रही है, जा रही है, उसमें से सिर्फ 1, कम, बहुत कम, डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एट ऑल बट suffered large deflection more than 90% or even came back suffering a detection of 180 degree। मतलब क्या कह रहा है कि लगभग 20,000 में से एकाध ऐसा हुआ रे के साथ, एकाध अल्फा पार्टिकल जो कि ऐसे वापस आ गए 180 डिग्री पे। कुछ ऐसे हुए जो मतलब आपका 90 डिग्री पे घूमे, है ना, कुछ, और 20,000 में से एक तो ऐसा हुआ कि जो कि वापस दिखने लगा, है ना। ये एक प्रोपोर्शन उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम परसेंट में, ज़्यादातर सीधा ही चला जा रहा है। गोल्ड फॉइल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। जैसे क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आप बॉल को एक दीवार पे मारे तो दीवार से टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बिल्ली दौड़ रही है और सामने एक क्या है, समझ लीजिए टेबल है, तो टेबल क्या होगी, बिल्ली अगर लड़ेगी तो थोड़ा सा रुक जाएगी या उसको चोट लग जाएगी, ठीक है। अब वहीं पे एक हाथी दौड़ रही है, दौड़ते हुए तेज़ी से आ रही है, और अगर वो किसी कारणवश टेबल से टकरा भी जाए तो टेबल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी तरीके से अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल इतना ज़्यादा दमदार ये मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल है, या जो भी कह लें, जब भी ये गोल्ड फॉइल से टकरा रहा है तो गोल्ड फॉइल के अंदर जो होल है, मतलब जो गैप है, उसको मतलब चीरता हुआ ये आर पार चला जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है, उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, बैक रिबाउंड बैक नहीं कर पा रहा है, वो सीधा निकल जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। नाउ अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, if the positive charge of the atom was uniformly distributed then positively charged alpha particle with a considerable mass 4 AMU would pass through weak electric field largely undeflected or slightly deflected। उनका कहना ये है कि अगर मतलब जो क्या होता है कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज है पूरी तरीके से, है ना, अभी वो बता रहे थे ना कि थॉमसन कि पॉजिटिवली चार्ज होगा एटम, है ना, चारों तरफ उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो क्या होता, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल विद क्या होते हैं, देन पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल विद अ कंसिडरेबल मास, जिसके पास बहुत ज़्यादा मास है, 4 AMU का मास है अल्फा पार्टिकल, वुड पास थ्रू वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, लार्जली अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड से वो पास हो पाती है ना, और स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, और या तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसके ऊपर कुछ तो असर पड़ता अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और वो एटम भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ तो असर पड़ता। हाउएवर बी ही नोटिस्ड दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, मतलब उसको तो दिखाना चाहिए वीक डिफ्लेक्शन, लेकिन दिखाया क्या, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन दिखा दिया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चार्ज एटम के पास है वो कंसनट्रेटेड एक ही जगह है, वो फैला हुआ नहीं है चारों तरफ। फैला होता तो वीक फोर्स जनरेट करता, एक जगह पे है, पूरे सारे प्रोटॉन्स एक जगह पे कंसंट्रेटेड हैं किसी एटम के अंदर। इसी वजह से जब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट हो रहा तो पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है साथ ही साथ, लेकिन इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। इवन सम पार्टिकल्स रिटर्न बैक
फ्रॉम द फॉइल, ठीक है, हम ये देख चुके हैं। दस थॉम्सन्स मॉडल कुड नॉट प्रोवाइड आंसर फॉर दीज ऑब्जर्वेशन एंड देयरफॉर वाज डिस्कार्डेड। तो इसका आंसर नहीं दे पाया कि भाई जब आपके मॉडल में, थॉम्सन के मॉडल में जब पूरी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, तो इतना कैसे पावर लग पाया अल्फा पार्टिकल के पास जिसका मास 4 AMU है, वो पूरी तरीके से रिबाउंड बैक हो जाए। एक भी अगर अल्फा पार्टिकल बैक हो जा रहा तो इसका मतलब जो एटम का मॉडल रदरफोर्ड ने बताया है वो जो थॉम्सन ने बताया है, जे थॉम्सन ने, वो गलत है, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड दिस ऑब्जर्वेशन एज फॉलोज। उन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल undeflected, it means that there must be very large empty space within the atom। उन्होंने ऑब्जर्वेशन से क्या बताया रदरफोर्ड ने अच्छा काम किया। मेन काम किसने किया बाद में? रदरफोर्ड ने। थॉम्सन का क्या मेन काम था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करना, वो बहुत अच्छा काम था। लेकिन रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को बनाने के लिए एक नया ब्लो दिया कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट से ये बता सकता हूँ कि एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर नहीं है, मैसिव नहीं है, चारों तरफ बहुत सा पार्ट उसका क्या है, हॉलो है, खाली है एटम का, ठीक है। चलिए, और सेकेंड पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हैव कंसिडरेबल मास। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास मास बहुत ज़्यादा है। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली इफ दे कम क्लोज टू सम हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। अगर वो तभी बहुत मतलब हैवली क्या हो सकते हैं? डिफ्लेक्टेड, है ना। कब हो सकते हैं डिफ्लेक्टेड? अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, गोल्ड फॉइल में लग रहे हैं, कब वो अच्छे से डिफ्लेक्ट होंगे? जब कहीं पे हैवी पॉजिटिवली चार्ज वाला मतलब मास वाला कोई जगह मिल जाए उसको, ड्यू टू इनॉर्मस फोर्स ऑफ रिपल्सन, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोर्स मिल जाए तब डिफ्लेक्ट हो पाएगा, है ना। सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, है ना। इट मीन्स दैट देयर इज़ अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट इन द एटम। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर कुछ हैवी पॉजिटिवली चार्ज वाला मास अंदर ही प्रेजेंट है। अभी ये हम लोग देखेंगे, इसको आगे हम इस वाले भी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, तब समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मोreover दिस मास मस्ट बी ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल स्पेस, है ना, विद इन द एटम, बिकॉज ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन। मतलब एटम के अंदर बहुत छोटे से पार्ट में ये ऐसा जगह है, छोटी सी जगह ऐसी है, मान लीजिए एटम इतना बड़ा है ना, एटम इतना बड़ा है, तो इसके अंदर छोटा सा ऐसा जो मतलब प्लेस है कोई, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल जब टकरा रहे हैं तो वापस हो जा रहे हैं या क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, है ना। बाकी जगह अल्फा पार्टिकल जा रहा है सीधा निकल जा रहा है ना। ये एटम बहुत छोटा है, मैंने थोड़ा जूम करके बताया है। बाकी जगह क्या हो रहा है, सीधा निकल जा रहा है। जब यहाँ पे कहीं पड़ रहा है तो या तो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना, यहाँ कहीं आ रहा है तो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है अल्फा पार्टिकल, सीधा पड़ गया तो इतना ज़्यादा रिपल्सन हुआ कि रिबाउंड बैक हो गया 180 डिग्री से। बात समझ में आ रही है? तो ये अल्फा पार्टिकल आप ऐसे सोचेंगे, है ना, जो आपके एटम है, मतलब गोल्ड के एटम है, उसको कुछ आप ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस होगा उसका, यहाँ इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ होंगे, है ना, यहाँ होगा, मतलब खाली होगा। अब ये अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ज़्यादातर टाइम तो वो सीधा निकल जाएगा, है ना बच्चों, ज़्यादातर टाइम तो वो सीधा निकल जाएगा। कुछ अल्फा पार्टिकल मान लीजिए इस पे टकराएं, थोड़ा किनारे रहेंगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल और गए यहाँ पे टकराएं तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल सीधे इस पे एकदम पड़ जाएगा ना, वो रिबाउंड बैक हो जाएगा। बात समझ में है? मतलब ये न्यूक्लियस है, यही आपका आगे चल के न्यूक्लियस होगा और यही पॉजिटिवली चार्ज कंटेन करेगा, न्यूक्लियस ही। बात समझ में है? क्यों अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए या तो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है या तो रिबाउंड बैक हो जा रहा है उनके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। चलिए, थर्ड, द स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक of alpha particle from the foil were explained to be the direct collision with the heavy positively charged mass। ये सब समझा दिए हैं बच्चों, ठीक है। The positively charged heavy mass which occupies only a small volume in an atom is called nucleus। जो छोटा सा पार्ट है एटम के अंदर, जो हैवी मास वाला है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसी को क्या कहा उन्होंने? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा। तो रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवरी किया था? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की नहीं, रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इट इज़ सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस हो वो कहाँ उन्होंने माना कि वो एटम के सेंटर में होता है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एटम आर शोन इन फिगर 8
it is clear from the figure that the alpha particle which pass at large distance from the nucleus do not suffer any deflections। तो बच्चों थोड़ा सा मुझे पढ़ने में हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब चल रही है ना, थोड़ा सही हो रही है, ख़राब हो रही है, सही हो रही है, ख़राब हो रही है, तो कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, तो इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों, इसलिए जूम कर दिया है ना अच्छे से, जहाँ पे मैं मिस कर दूँ रीडिंग वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिफ्लेक्शंस मार्क्ड ए, दोज विच पास क्लोज टू द न्यूक्लियस सफ़र स्मॉल डिफ्लेक्शन, मार्क्ड बी वाइल वेरी फ्यू, अभी मैं समझाता हूँ उसको, वेरी फ्यू विच हिट द न्यूक्लियस आर आइदर डिफ्लेक्टेड टू लार्ज एंगल और दे रिट्रेस्ड देयर पाथ्स मार्क्ड सी। अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, चलो ऐसे देखो बच्चों, मान लीजिए यहाँ से कहीं अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं, इधर से अल्फ़ा पार्टिकल बहुत सारे आ रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड फॉइल जो रखी थी उसके कुछ आइटम को हमने जूम कर लिया, ठीक है, जूम कर लिया। अब ये ABCD भूल जाइए, ABCD आप पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आया, है ना, यहाँ से आया और यहाँ से आया। अब जो एटम यहाँ से आया, यहाँ तो खाली प्लेस होगा, यहाँ कहीं मैसिव प्लेस होगा, तो यहाँ जाएगा, तो इस वाले न्यूक्लियस की वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट हो गया अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ से आ रहा है, देखो कुछ ऐसा हुआ कि ये इस साइड डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आ रहा है इस साइड डिफ्लेक्ट हो गया, सीधा पड़ गया, एकदम 90 डिग्री पेस पे पड़ गया, टेंजेंट से 90 डिग्री, तो वो रिबाउंड बैक हो जाएगा पीछे अल्फ़ा पार्टिकल। यही कहने का मतलब है, मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है, खोखला है, सिर्फ सेंटर क्या है इसका, मैसिव है और पॉजिटिवली चार्ज मैसिव है। इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, या तो रिपल्सन होगा या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली रिबाउंड बैक हो जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, तो वो उन्होंने इस तरीके से इसको समझाया, रदरफोर्ड्स मॉडल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो इतना आप लोग ये चीज़ पढ़ लीजिएगा स्वयं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी मेरा जो काम था वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यही है। कैसे उन्होंने समझाया, देखिए, द मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉडल आर, इन एन एटम, किसी एटम में, जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है उसमें, इन एन एटम द इंटायर मास ऑफ एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। जो छोटा सा जो चार्ज पोर्शन है वो एटम के अंदर बहुत छोटे पार्ट में है ना, मिडल में है एकदम, और उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो जो टोटल, आप एटम और न्यूक्लियस को इस तरीके से समझें कि अगर एटम क्या है, फुटबॉल का ग्राउंड है, तो न्यूक्लियस क्या है, उसका सिर्फ फुटबॉल है, मतलब 1 लाख गुना जो है छोटा होगा न्यूक्लियस जो होगा एटम से। और न्यूक्लियस के ही अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि मैसिव पार्टिकल हैं वो रहते हैं, बाकी तो एटम खोखला है ना। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रोवाइडिंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा, बहुत हाई स्पीड से क्या करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, और जिस पाथ पर वो रिवोल्यूशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। Thus the Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of the sun and revolving electrons play the role of planets। तो जो रदरफोर्ड का ये मॉडल है वो किससे मिल रहा है, सोलर सिस्टम से मिल रहा है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सन का रोल प्ले कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, प्लैनेट्स का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सन का प्लैनेट्स जो होता है, प्लैनेट्स को किसका चक्कर लगाता है, सन का। द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस छोड़ करके चला क्यों नहीं जा रहा, मतलब न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को क्यों हटा नहीं दे रहा, या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्यों मर्ज नहीं कर ले रहा। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए और पास आ जाने चाहिए, एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है, ना ही दूर जाते हैं ना ही पास जाते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का क्या करता है, रिवोल्यूशन करता रहता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. Most of the space in an atom between the nucleus and the revolving electrons is empty.
जो ज़्यादातर स्पेस है ना किसी एटम में, जो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादातर पार्ट तो क्या है, एम्प्टी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास मास नंबर, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग आज ही देख लेते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। अब सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब शॉर्ट में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जितना एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो ध्यान से देखा करिए, बाकी चीज़ें जो ज़रूरत की है वही हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो सिंपली समझ लिया एटॉमिक नंबर क्या है। जो एटॉमिक नंबर है वो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। किसी भी एटम में जितना उसके पास प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और प्रोटॉन जितने होंगे, अगर न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर का न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। एटॉमिक नंबर सीधे सीधे किससे रिलेटेड है, प्रोटॉन से। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और किसी भी न्यूट्रल एटम में जब वो चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब न्यूट्रल एटम के लिए जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है, क्या जितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। बाकी आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं सब कुछ नहीं पढ़ के सुनाऊंगा बच्चों, है ना, मैं समझाता चला जाऊंगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको मैं सिर्फ समझा करके आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए बच्चों, एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हमने बताया ना अभी कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और अगर एटम न्यूट्रल है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो सकता है, दोनों होता है, ठीक है। और किससे शो करते हैं एटॉमिक नंबर को, जेड से, ठीक है। जैसे जेड ऑफ सोडियम कितना होता है, 11 होता है। जेड ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। जेड ऑफ आपसे पूछ ले हीलियम कितना होगा तो 2 होगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है वही जेड होता है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास को 1 बोलते हैं, न्यूट्रॉन के मास को 1 बोलते हैं, उसके समेशन को क्या बोलते हैं, मास नंबर। मास को किससे शो किया जाता है बच्चों, ए से, ठीक है। मास को किससे हम डिनोट करेंगे, ए से। तो ए क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं किसी एटम में प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं किसी एटम में, इन दोनों के समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए किसी एटम का पास न्यूट्रॉन 13 है और प्रोटॉन कितना है, 12 है। तो हमसे पूछ ले कि मास कितना उस एटम का, तो 13 और 12 25, ठीक है। कभी हमको ऐसा करे कि किसी एटम का मास हमको दे दिया मान लीजिए 24, ठीक है। अब उसमें बोला कि न्यूट्रॉन जो है 12 है, तो बताइए इसमें प्रोटॉन कितना और एटॉमिक नंबर कितना। तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि कितना ऐड करें कि 24 हो जाए, 12। तो इसका मतलब इसके पास, इस एटम के पास कितना प्रोटॉन है, 12 अगर प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर अगर पूछ लिया तो हम बोल देंगे तुरंत 12, ठीक है। किसी एटम का मान लीजिए एटॉमिक मास है 23, यानी ए, इसको ए बोलते हैं, 23 है। और बोले कि न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा। अगर प्रोटॉन आपके पास कितने हैं, 11 है, ठीक है। प्रोटॉन 11 है तो आप न्यूट्रॉन बताइए कितना है, तो 23 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है इस वाले एटम के पास जिसका एटॉमिक मास 23 है, ठीक है। और कितना प्रोटॉन है, 11, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 11। सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों के इक्वल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन नहीं बच्चों, जेड किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बराबर होता है जेड। मास नंबर ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ये इसमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसमें दोनों को ऐड नहीं करना है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है जेड। जेड को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के समेशन के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा बच्चों, इसमें मैं टाइम नहीं देने वाला क्योंकि 9th से आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग 9th से पढ़ते हैं। अच्छा, इसको शो कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसका मास नंबर कितना है, 7 है, ठीक है। तो इसका जनरल तो कैसे है, ऐसे एक्स बनाइए, नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है, मतलब नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। तो लिथियम के लिए नीचे क्या हो गया, 3 क्या है, एटॉमिक नंबर है, ऊपर क्या है, 7 मास नंबर है, ठीक है। तो यही इसका सिंबल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और ये जनरली किसी भी एटम के लिए होता है कि जनरल एटम के लिए हम लोग एक्स लिखते हैं। कोई एटम होगा, नीचे क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर क्या होगा, उसका मास नंबर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, हो गया, इतना छोटा ये कॉन्सेप्ट था, इसको बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देना है हमको।
आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों? आइसोटोप्स में एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होगा बच्चों? जैसे एटॉमिक नंबर उसका सेम हो, बस मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उसमें होता ही नहीं, प्रोटॉन 1 होता है। और ड्यूटेरियम में क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, बस इसका मास क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, क्योंकि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है इसमें। एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का भी 1 है और ट्रिटियम का भी 1 है। ठीक है, ट्रिटियम में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर 3 होगा इसका, यानी कि 1 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट इन मास, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम रहेंगे, बस क्या अलग रहेगा, मास अलग रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। हाइड्रोजन का मास कितना है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। तो क्या होता है कि इसमें मास बढ़ जा रहा है। तो हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर होने का क्या रीज़न है कि इसके पास मास नंबर भी 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। जो हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसके पास तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन की तरह ही है, मास नंबर बदल गया, क्योंकि मास जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन हाइड्रोजन में होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। इसमें क्या है, 2 है इसका मास नंबर ड्यूटेरियम का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हाइड्रोजन के बराबर ही है, लेकिन इसमें 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ड्यूटेरियम में। ट्रिटियम में क्या होता है बच्चों, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन इसका मास नंबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम हाइड्रोजन की तरह होगा, ड्यूटेरियम की तरह ही होगा, बस इसमें न्यूट्रॉन 2 आ जाएंगे अलग से। मतलब सेम एटॉमिक नंबर, भाई जितना इलेक्ट्रॉन है या जितना प्रोटॉन है वही तो उसका एटॉमिक नंबर है। देखो 1 1 सब में है, तो एक इसका एटॉमिक नंबर हो गया, एक इसका भी है, एक इसका भी एटॉमिक नंबर है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन से ले लो चाहे प्रोटॉन से ले लो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास बदल जा रहा है यहाँ। देखो जैसे ही मास बदला न्यूट्रॉन बदलने की वजह से, न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा तो मास बढ़ जाएगा ना, जैसे ही मास बढ़ा तो वो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास होने की वजह से आइसोटोप बन गया। ठीक है, आइसोटोप और क्या होते हैं, देखो जैसे क्लोरीन 17 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका 35 मास नंबर है। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर है, 37 मास नंबर है, 2 तरह का क्लोरीन आता है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर दोनों का 17 है, मास नंबर दोनों का अलग अलग है, इसका 35 है, इसका 37 है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, दोनों में सेम है, 17 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, बस क्या फ़र्क है, न्यूट्रॉन का, इसमें आपका 18 न्यूट्रॉन है, इसमें आपका 20 न्यूट्रॉन है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब आइसोटोप्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स देख लीजिए। और एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और यूरेनियम है। अब देखिए इसमें कैसे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होगा, कार्बन 13 होगा, कार्बन 14 होगा। देखो एटॉमिक नंबर सब में सेम है, आइसोटोप क्यों है, क्योंकि 6 6 6 एटॉमिक नंबर है, मास अलग अलग है, 12 13 14। ठीक है, मास किस पे बदल जा रहा है, किसकी वजह से, न्यूट्रॉन के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से। इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12 मास, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 13 मास, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 14 मास। इसी तरीके से सबका होगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट विल शो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोबास। तो अब आइसोबास के बारे में पढ़ेंगे। जो मतलब आइसोटोप्स होते हैं वो, ये आइसोबार अलग है बच्चों, ये अलग है, यहाँ तक पढ़िए। जो आइसोटोप्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी ही दिखाते हैं। ठीक है, अब आइसोबार्स के बारे में पढ़िए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हाइड्रोजन से ऐड होगा, तो अगर हाइड्रोजन वाटर मतलब ऑक्सीजन से ऐड होकर के H2O बना रहा है, तो ड्यूटेरियम इसका जो आइसोटोप होगा वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके D2O बनाएगा, और ट्रिटियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके T2O बनाएगा। H2O D2O T2O एक ही तरह के केमिकल रिएक्शन होंगे इसके। बात समझ में आई बच्चों? Atoms of different elements having the same mass number but different atomic numbers are called isobars। isobars क्या होंगे बच्चों? जैसे अलग अलग एटम आएंगे, उसमें मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। सिंस आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर देयरफॉर द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज द सेम। जो मतलब चलिए इसको छोड़ दीजिए इस लाइन को, बस ये समझ लीजिए कि उसके न्यूक्लियस के अंदर जितना मास होगा ना वो सेम होगा। दो अलग अलग एटम का मास, न्यूक्लियस का मास सेम हो जाए तो आइसोबार्स कहते हैं उसको। दीज एटम्स डिफर इन देयर एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स में क्या होगा, एटॉमिक नंबर अलग होगा, एंड देयर फॉर दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अलग अलग प्रोटॉन्स होंगे उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। जब एटॉमिक नंबर ही अलग अलग है दो एटम का,
तभी वो आइसोबार बन सकता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कब अलग हुआ है, जब प्रोटॉन अलग हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो। एंड आल्सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग होने चाहिए। समझ में आ रहा है, सेम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया और दो अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी हमारे लिए दिक्कत है। अलग अलग प्रोटॉन भी होगा, अलग अलग न्यूट्रॉन भी होगा, अलग अलग सब कुछ होगा, लेकिन सब ऐड करने के बाद दो अलग अलग एटम के मास सेम आ जाए। बात समझ आए। फॉर एग्जांपल आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर कितना होता है 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और मास नंबर 40 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है। ऐसा क्या हुआ कि ये आइसोबार हो गए, एक जैसा मास रख रहे हैं 40 40 40। तो देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22। 22 और 18 कितना होता है 40। ठीक है, चलिए प्रोटॉन तो 18 था, इसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 18 आया, लेकिन 22 न्यूट्रॉन होने की वजह से 18 और 22 टोटल इसका 40 मास नंबर आया। ठीक है, पोटेशियम का 19 होता है एटॉमिक नंबर, क्यों? क्योंकि इसका 19 प्रोटॉन होता है, 19 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 19 19 ही मिलेंगे इसमें, बस मास 40 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 21 न्यूट्रॉन मिले पोटेशियम में। इसी तरीके से कैल्शियम में 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 40 इसका मास नंबर होता है, क्योंकि 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन होगा ही, साथ साथ 20 न्यूट्रॉन भी होगा। मतलब सब जोड़ने के बाद इसको जोड़ो आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही तो आपको मास देता है। अगर ये जोड़ने के बाद बराबर आता है सबका 18 22 40, देखिए 40 इसका है, 21 19 40, 40 इसका भी मास है, 20 20 40, 40 इसका भी मास है। अगर मास सेम आ गया तो वो क्या है, आइसोबार्स है। तो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड हेंस दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अलग अलग एलिमेंट है ना, ये आइसोबार्स जो है अलग अलग एटम्स के होते हैं, तो इसलिए इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी अलग अलग होगी। आइसोटोन्स क्या होता है बच्चों, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होगा बच्चों, अलग अलग एटम होंगे, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट क्या होगा बच्चों, डिफरेंट मास नंबर होंगे, उसको हम लोग आइसोटोन्स कहेंगे। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। दीज एटम्स डिफर्स इन मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, मास नंबर भी अलग होगा। फॉर एग्जांपल SI 1430, मतलब सिलिकॉन का जो आपका 14 एटॉमिक नंबर होता है और 30 इसका मास नंबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो इसका 14 एटॉमिक नंबर है तो इसके पास कितने प्रोटॉन है, 14। अगर इसका मास 30 दिया है तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 प्लस समथिंग इज 30, कितना 14 प्लस 16 इज 30, तो 16 न्यूट्रॉन होंगे इसके पास। देखो यहाँ लिखा है 14 प्रोटॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। अच्छा फॉस्फोरस का 15 वाला जो एटॉमिक नंबर है, अगर 31 इसका मास है, न्यूट्रॉन कितना होगा, 15 प्लस 16 कितना हो गया, 31, यानी इसके पास भी कितने हैं, 16 न्यूट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर बदल गया, देखो इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसका 15 है, लेकिन इसके पास 16 न्यूट्रॉन है और इसके पास भी 16 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन सेम है, मास भी अलग अलग है, 14 और 16 अलग होगा और 16 और 15 अलग होगा, लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन एक जैसे हैं, इसलिए क्या है बच्चों, ये आइसोटोन्स है। बात समझो कि आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये आपको रिमेंबर करने के लिए आइसोटोप्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है, आइसोबार्स के बारे में दिया है ना, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स बट सेम सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब क्या कहना चाह रहा बच्चों, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम बोल दिया शायद बच्चों मैंने। आइसोबार्स में क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है ना, दो अलग अलग आइटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, बस उनके समेशन जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होंगे, अलग अलग आइटम के अलग अलग प्रोटॉन, अलग अलग मतलब न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी अलग अलग प्रोटॉन होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या एक होगा, न्यूट्रॉन एक होगा। दो आइटम के न्यूट्रॉन अगर बराबर होगा तो उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। बात समझ आ गई बच्चों। चलिए तो अब यहीं पे रोक देते हैं बच्चों, लेक्चर लंबा हो गया, तो पढ़ाई करते रहिए। अब आगे से आप लोगों का इम्पॉर्टेंट टास्क स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल एटम ही इम्पॉर्टेंट था। रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो भी फ्लॉप हो गया था आगे। इतना अच्छा मॉडल देने के बावजूद ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाए क्योंकि इनका ऑब्जेक्शन हो गया। ठीक है ना, और क्यों ऑब्जेक्शन हुआ ये देखना है हमको। और जो है अब एक्सपेरिमेंट वगैरह हम लोग
यहाँ तक के हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, बोर मॉडल देखेंगे, है ना। बोर मॉडल की तरफ थोड़ा सा समझने के लिए लीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि बोर का मॉडल क्या था, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज़्यादा समझना। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।